नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन जो हमारा रहने वाला है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में यहाँ पे हम बीएलएड और साथ ही साथ में बीएड के जो नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो होगा। मैं बता दूं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। ये हमारा पहला वीडियो होगा और इसी तरीके से हमारे वीडियोज जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। वन बाय वन आएंगे और ये टॉपिक वाइज रहेंगे। जैसे कि आप अगर बीएलएड जो या जिसका हम फुल फॉर्म कहते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का होता है, और बीएड जो है अभी 2 साल का हो रहा है। तो इसमें हम ये कोर्स जो हम रिगार्डिंग पढ़ा रहे हैं वो बीएलएड के रिगार्डिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीएलएड का जो कोर्स है वो बीएड से भी मैच करता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे बीएलएड और बीएड के नोट्स के माध्यम से पढ़ाए हैं। बीएलएड का अगर आप सिलेबस मिलाएंगे तो बिल्कुल हूबहू मिलेगा इससे। बीएड का भी अगर सिलेबस मिलाएंगे तो हो सकता है कि आगे पीछे अध्याय हो, लेकिन चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन अ, जो इसमें चीज़ें हैं वो सेम आपको यहाँ पे मिलेंगी बीएड की क्लासेस में भी, ठीक। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन डे हम यहाँ पे बताएंगे, और कैसा लगता है सेशन आपको ये भी बताइएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको एट द लास्ट में कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, प्रॉपर पूरा तरीके से, ठीक है। जीरो से लेकर पूरा जितना तक 100 तक का है, जितने सिलेबस हैं, जिसमें जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हम सभी को कंप्लीट करवाएंगे। इसके साथ ही साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन है, देखिए, जैसे पहले आप कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हमारे जो है बीएलएड में 4 सब्जेक्ट होते हैं। एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा, और इसी प्रकार से जो है विज्ञान एवं गणित का भी जो है पेपर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे आज का जो हमारा होगा वो पहला टॉपिक होगा, पहले चैप्टर से पहला टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग कमीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला ही चैप्टर होगा और आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा। हम यहाँ पे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेंगे। एट द लास्ट में एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा हम उसका रिवीजन भी करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा भी। कोठारी आयोग जो है 1964 से 1966 के बीच में आया था, आपको पता ही होगा। इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने, समझने और देश भर में शिक्षा का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर एस कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्य राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या देखा कि भारतीय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने, समझने और देश भर में शिक्षा का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस कोठारी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं उसके उद्देश्य की, ठीक है। ये हमारे नोट्स होंगे तो उसी के परिप्रेक्ष्य हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे, यानी कोठारी आयोग के। पहला क्या था कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा की गहराई से अध्ययन करना और उसके प्रति असंतोष का पता लगाना। यानी जो उस समय शिक्षा व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या जो है चीजें जो है वो घटी थी, या फिर उस शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ी थी, उसी को सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। उसी का सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया था कि शिक्षा नीति जो चल रही है इसमें क्या कमियां हैं, उसको खामियों को यहाँ पे उभारने की कोशिश की गई थी। साथ ही बात किया जाए दूसरी क्या था यहाँ पे इसका उद्देश्य, ये दूसरा इसका उद्देश्य था कि पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन संबंधी नियम निश्चित करना और इन नियमों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। पहला कमियां निकालना, दूसरा क्या है कि शिक्षा का आयोजन, प्रशासन संबंधी नियम निश्चित करना, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नियम व कानून होंगे उनको, नियमों को निश्चित करना और सरकार को इसको समक्ष प्रस्तुत करना, ये दूसरा था उद्देश्य। तीसरा क्या था कि पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रसारित करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो देश के सभी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जो शिक्षा के विकास में सहायक हो सके, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया कि पूरे देश में ऐसी समान शिक्षा प्रणाली जो है प्रसारित करना जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या फिर तबके हुए के जो लोग हैं उनको शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए और सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ये तीसरा उद्देश्य था। चौथा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य का निर्माण करे। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य का निर्माण करे। साथ ही साथ में परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए, यानी जो हमारे काल जैसे ऋग्वैदिक है, वैदिक पीरियड है, बौद्ध काल है, ठीक है, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, उन सभी को संरक्षित रखते हुए वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखे
और आने वाले भविष्य की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा सुझाव रहा था। तो हमने क्या दिया कि गहनता से अध्ययन, शिक्षा का आयोजन एवं प्रशासन संबंधी नियम, एक समान शिक्षा प्रणाली और गुणों को सुरक्षित, ये की पॉइंट है। ठीक है, ये की पॉइंट आप नोट करिएगा कि गहनता से अध्ययन करना कि सामाजिक जो शिक्षा व्यवस्था लागू की गई है उसमें क्या कमियां क्या खामियां हैं, पहला था। दूसरा कि शिक्षा का आयोजन एवं प्रशासन संबंधी नियम, यानी शिक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाए, इसका प्रशासन या नियम किस तरीके से तय किए जाए, ये सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। तीसरा था एक समान शिक्षा प्रणाली, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी लोगों को, समाज के चाहे वो निचले तबके के हों चाहे वो उच्च लोगों को हो, सभी को जो है वो एक समान शिक्षा प्रणाली में जोड़ना और गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और भविष्य का निर्माण करना। ये हमारे की पॉइंट थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब अगले पे हम अपना मूव ऑन करेंगे। अगला हमारा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन। देखिए, जो प्रतिवेदन तैयार किया गया था इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो यह प्रतिवेदन 692 पेजों का एक दस्तावेज है। जिस तरीके से आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है इसी तरीके से इन्होंने अध्ययन करके 692 पेजों का एक दस्तावेज तैयार किया। इनमें 3 खंड थे। वो 3 खंड क्या थे? पहला खंड जो है इसमें 6 अध्याय थे। 6 अध्यायों में सभी स्तरों के पुनर्निर्माण का समान विवेचन किया गया था। ठीक है, यानी क्या कहा गया था कि यानी प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और अ, माध्यमिक स्तर के बाद में जितने स्नातक, परास्नातक जितने भी ये व्यवस्थाएं हैं उनको जो है पुनर्निर्माण की समान विवेचना किया गया था। द्वितीय खंड जो है दूसरा, इसमें 2 अध्याय आप पाएंगे। इसमें सभी स्तरों के विद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं की विवेचना की गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि पहले खंड में हमने देखा कि 6 अध्याय है। 6 अध्याय हमने देखा कि सभी स्तरों के पुनर्निर्माण का समान विवेचन किया गया है। दूसरे खंड में 2 अध्याय आप यहाँ पे पाएंगे। इसमें क्या है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं की विवेचना की गई है। यानी इन शिक्षा व्यवस्थाओं में क्या जो है कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सुधारने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। तो ये दूसरा खंड था। तीसरा खंड क्या है? अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन क्या है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। तीसरे खंड में क्या था कि इसमें शिक्षा का आयोजन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर विचारों की चर्चा की गई। ठीक, साथ ही साथ में शिक्षा शैक्षिक नियोजन केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर अलग अलग कर दिया जाए, ये इसका सुझाव दिया गया था। क्या दिया गया था? इसमें शिक्षा का आयोजन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर विचार की चर्चा की गई थी। इसके साथ ही साथ में शिक्षा शैक्षिक नियोजन केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी केंद्रीय स्तर पर अलग शिक्षा दी जाएगी जैसे एनवीएस, केवीएस, जैसे आप भी अभी भी देख सकते हैं। प्रांतीय स्तर पर अलग शिक्षाएं दी जाएंगी, जैसे प्राथमिक स्तर हो गया, माध्यमिक विद्यालय होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कर दिया गया। प्रशासन, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी इसको विचारों को प्रस्तुत किया गया, जैसे कि बजट का जो है 6% जो है शिक्षा पर व्यय करना, इस तमाम प्रकार के जो है ये आयोजन किए गए थे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं शिक्षा। अभी हम देख लेते हैं एक बार कि शिक्षा नियोजन संबंधी, माफ कीजिएगा, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन हमने देख लिया था। इसके बाद हमने शिक्षा संबंधी, यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षा नियोजन संबंधी सुझाव क्या थे कि राष्ट्रीय, प्रांतों व उसके बाद स्थानीय निकाय के आधार पर प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए। यानी जिस हिसाब से आपका समाज है उसी के हिसाब से जो है शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। जैसे कि आप अगर शहर में हैं तो शहर में जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो उनके सामाजिक तौर तरीकों के आधार पर होनी चाहिए। कुछ चीजें जो है शामिल करें, जैसे टीचर जो है अगर ग्रामीण स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि जब शहर में जो है, जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि शहर के बच्चे जो होते हैं वो कंपेटेबल होते हैं कि अपनी जो खड़ी हिंदी है वो समझ सकेंगे, ठीक है, या इंग्लिश में समझ सकेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले, तो उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। तो इस तरीके से कहा गया है कि राष्ट्रीय, प्रांतों व उसके बाद स्थानीय निकाय के आधार पर प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए। इसके साथ ही साथ में शैक्षिक नियोजन इस प्रकार किया जाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यानी
6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, इसमें ये भी सुझाव दिया गया था। ठीक, वही देख लेते हैं। अब इनको हम पाठचर्या की रूपरेखा देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रोल प्ले करते हैं समझने के लिए। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, फिर उच्च प्राथमिक अथवा निम्न प्राथमिक शिक्षा है, और माध्यमिक शिक्षा है। ये कक्षा एलकेजी यूकेजी से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, एलकेजी यूकेजी में क्या होता है कि यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या करेंगे, आप इस स्तर पर बच्चों को खाने पीने, खेले कूदने तथा सृजनात्मक कार्य, सामाजिक व्यवहार के तरीके सिखाए जाए। जैसे क्या होता है कि जब हम एलकेजी यूकेजी गांव में जब पढ़ते थे तो पंजीरी पढ़ती थी। ठीक है, अब आपकी भाषा में उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो बच्चों क्या था, खाने पीने, खेलने कूदने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिविटी कार्य, ठीक है, क्रिएटिव में इनको इन्वॉल्व करना, सामाजिक व्यवहार तरीके, तौर तरीके सिखाना, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर क्या आना चाहिए, इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा, भौतिक पर्यावरण, व्यवहारिक गणित, सृजनात्मक क्रियाएं, समावेशी, समाज सेवी आयु अनुसार खेल कूद एवं व्यायाम सिखाया जाए। इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों को मातृभाषा, भौतिक पर्यावरण, व्यवहारिक गणित, ठीक है, व्यवहारिक गणित मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 10 आम है, 2 आम उन्होंने दे दिया, तो इस तरीके से, ठीक है, जो व्यवहार में उपयोग की जाती है गणित, व्यवहारिक गणित, सृजनात्मक क्रियाएं, ठीक, समाज सेवी यानी आयु अनुसार खेल कूद एवं व्यायाम सिखाया जाए। तो ये प्राथमिक स्तर पर ये मेन इसका एम था। ठीक, दूसरा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक शिक्षा। अब इसमें क्या था, आइए देख लेते हैं इसमें क्या था हमारा। ये उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक शिक्षा में, इसमें बच्चों के लिए मातृभाषा, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक स्तर की शिक्षा विकसित की जाए। ध्यान दीजिएगा, उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक स्तर पर हमने क्या सीखा, इसमें बच्चों के लिए मातृभाषा, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक स्तर की शिक्षा विकसित की जाए। ठीक है, यानी नैतिक मूल्यों पर यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया, मातृभाषा पर जो है विशेष ध्यान दिया गया, आध्यात्मिक स्तर पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, शिक्षा विकसित किया जाएगा। अभी हम समझेंगे आध्यात्मिक का मतलब वो अध्यात्म नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, आध्यात्मिक स्तर मतलब उनके जो संज्ञानात्मक जो विवेक है कहते हैं, जिसको हम अगर सरल भाषा में समझे तो उनके मानसिक स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। नैतिक मूल्य यानी अच्छे अच्छे मूल्य समझाया जाए, सिखाया जाए। मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है, डेवलपमेंट किया जाए ओवरऑल। माध्यमिक शिक्षा में हम देखेंगे तो इस पाठ्यक्रम में निम्न विषयों पर ध्यान दिया जाए। पहला, कोई दो भारतीय या संघीय भाषाएं सिखाई जाए। तीसरी भाषा या तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में से हो। और तीसरा सुझाव यहाँ पे दिया गया कि अतिरिक्त एवं अनिवार्य भाषा कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा या समाज सेवा से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चों को जो है सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व किया जाए। इसमें आई थिंक आपको ये चीज़ें जो है विजुअल होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि अतिरिक्त एवं अनिवार्य यानी सोशल वर्क भी कराया जाए। इसके साथ ही साथ में तीसरी भाषा के रूप में कोई सब्जेक्ट यानी इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में से कोई एक सब्जेक्ट जो है भाषा के तौर पर सिखाया जाए। और पहला क्या उद्देश्य था कि कोई दो भारतीय या संघीय भाषा है, जिसमें से आप एक मातृभाषा भी देख सकते हैं। ठीक, इसको हम एक एक करके हम समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विशेष तौर पर खेलने कूदने, खाने पीने पर ध्यान दिया गया। दूसरे प्राथमिक शिक्षा पर क्या दिया गया कि व्यवहारिक गणित सिखाई जाए, भौतिक पर्यावरण के बारे में बताया जाए, मातृभाषा जो है उनको बढ़ावा दिया जाए, और आयु अनुसार जो है बच्चों को समाज सेवी भी बनाया जाए। यहीं तीसरा हमने देखा कि उच्च प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिक शिक्षा में क्या हुआ कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाए, आध्यात्मिक स्तर का विकास करे। माध्यमिक स्तर पर हमने क्या देखा कि कोई दो भारतीय भाषाएं या संघीय भाषाएं सिखाई जाए, और तीसरी भाषा या तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में से हो। इसके साथ ही साथ में अतिरिक्त एवं अनिवार्य भाषा कार्य अनुभव, स्वास्थ्य शिक्षा या समाज सेवा से संबंधित होना चाहिए। इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया। अब आइए अगला देख लेते हैं कि संशोधित त्रिभाषा सूत्र क्या था। देखिए, त्रिभाषा सूत्र हम भी अभी हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, इसके बारे में विशेष तौर पर हम ध्यान देंगे। मातृभाषा जो क्षेत्रीय प्रादेशिक हो, पहली भाषा क्या होनी चाहिए,
कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। मान लीजिए कोई एक गांव का बच्चा है, उसके गांव में जो है वो अवधी बोली जाती है, तो वो क्या हो गई उसकी, वो उसकी मातृभाषा हो गई। ठीक। अब राष्ट्रभाषा जो संघ की हिंदी या अंग्रेजी हो। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का बच्चा है, देख लीजिए भारत का कोई भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, तो इसको ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। तो राष्ट्रभाषा जो संघ की हिंदी या अंग्रेजी हो, यानी राजभाषा हम कह सकते हैं, तो हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को सब पढ़ाया जाए। मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है तो उसे अंग्रेजी पढ़ाई है, और कोई मान लीजिए कोई साउथ इंडियन है तो उसे हिंदी के तौर पर पढ़ाया जा सकता है, और कोई नॉर्थ इंडियन का बच्चा है यानी उत्तर प्रदेश बिहार का है तो उसे अंग्रेजी के तौर पर भी सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है। वहीं तीसरी जो फार्मूला था इसके अंतर्गत कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा या कोई आधुनिक या शास्त्रीय भाषा जो पहले दो में से न ली गई हो। इसके अंतर्गत आप फ्रेंच पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई विदेशी भाषा, या फिर कोई शास्त्रीय भाषा जैसे संस्कृत हो गया, ठीक है, तमिल हो गया, जो उसकी अब इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर शास्त्रीय भाषा आप ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैंने तमिल लिया, तो बच्चा तमिलनाडु का नहीं होना चाहिए, वो बच्चा उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। ठीक। तो इसमें क्या कहा गया, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है तो आप अंग्रेजी सीख लीजिए, अंग्रेजी, लेकिन अगर आपने इसमें लिया है तो सेकंड भाषा के तौर पर आप अंग्रेजी नहीं ले सकते। वही चीजें यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये पहली भाषा जो होगी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा के अंतर्गत राजभाषा जिसमें हम हिंदी अंग्रेजी ले सकते हैं, और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी हमारी। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे कोई शास्त्रीय भाषा, ठीक है, या फिर कोई आधुनिक भाषा जो पश्चिमी भाषा हम सीख सकते हैं जैसे अंग्रेजी, या फिर कोई फ्रेंच, या फिर कोई चाइनीज, कोई भी हम भाषा यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभाषा सूत्र था। आयोग का प्रतिवेदन हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कि हम यहाँ पे अगर देखें तो प्रथम खंड में 6 अध्याय थे, इसमें शिक्षा व्यवस्था के पुनर्निर्माण के समान विवेचना की गई थी। साथ ही साथ में राष्ट्रीय लक्ष्य एवं शिक्षा का स्वरूप तैयार किया गया था। इसके साथ ही में शिक्षकों की समृद्धि, विद्यालयों में प्रवेश संबंधी शिक्षा के अवसरों की समानता की बात की गई थी। देखिए ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर याद होता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप लिख देंगे एग्जाम में तो बेटर इफेक्ट पड़ेगा। पहले खंड में 6 अध्याय थे जिसको हमने पहले भी देख रखा था, यहाँ पे सविस्तार पूर्वक दिया गया है। 6 अध्याय के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि पुनर्निर्माण हमने पहले भी देख रखा था। राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा का स्वरूप जिसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे, ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे। तीसरा है कि शिक्षा शिक्षा के अवसरों की समानता यानी राइट टू एजुकेशन, ठीक, राइट टू एजुकेशन, इसकी समानता, समान अवसर सभी को दिया जाए। दूसरे खंड में क्या था कि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा की विवेचना की गई। ठीक है, किस प्रकार से जो है उच्च शिक्षा में क्या होना चाहिए, विदेशी शिक्षा में क्या शामिल किया जाना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा को किस प्रकार से अहमियत देना चाहिए, तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में विवेचना किया गया था दूसरे खंड में। वहीं तीसरे खंड में 2 अध्याय थे जिसको हमने पहले भी देख रखा था। इसमें क्या था कि शिक्षा आयोग एवं प्रशासन अर्थव्यवस्था के स्वरूप को यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, शिक्षा आयोग एवं प्रशासन अर्थव्यवस्था के स्वरूप यानी एजुकेशन पर कितना खर्च किया जाना चाहिए, क्या व्यय किया जाना चाहिए, क्या संबंध होने चाहिए, आदि तमाम प्रकार की चीजों को दर्शाने का प्रयास किया गया था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक। अगला हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ ही साथ में शैक्षिक नियोजन वर्तमान एवं भविष्य की मांगों को ध्यान में रखकर, जो हमने कहा था जैसे जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, जो हमारी पुरानी प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थे उसके संभाल करके वर्तमान की जरूरतों को पूरा करके भविष्य का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ में शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी किए जाए। इसके साथ ही बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव क्या थे, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझावों को भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पहला सुझाव था कि भारत का भविष्य एक क्लास में निर्मित होता है। ठीक, यानी भारत का जो भविष्य होता है, यानी जो बच्चा है भारत का भविष्य कहलाता है, तो भारत का जो भविष्य है वो एक क्लास में निर्मित होता है। वित्त संबंधी सुझाव दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का 6% शिक्षा पर स्पेंड किया जाए यानी व्यय करें। साथ ही साथ में राज्य सरकार को भी बजट में शिक्षा पर और अधिक व्यय करना चाहिए। इस तरीके से जो है ये सुझाव दिए गए थे। अगला प्रशासन संबंधी सुझाव यहाँ पे देखेंगे, प्रशासन संबंधी क्या सुझाव थे। देखिए प्रशासन संबंधी सुझावों की बात करें तो शिक्षा को राष्ट्रीय विजन माना जाए, आवश्यक हो तो राष्ट्रीय एवं राज्य एक्ट बनाया जाए। ठीक है, यानी शिक्षा को जो है राष्ट्रीय विजन माना जाए,
और राष्ट्रीय एवं राज्य एक्ट भी पारित किया जाएगा जरूरत हो तो। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार दिया जाए। यानी एनसीईआरटी जो है वो मेनली क्या करे कि जो विद्यालय शिक्षा है उसको देखभाल करे उसकी। इसके साथ ही साथ में अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों को शिक्षा सेवा में स्थान दिया जाए। यानी जो जिनका अनुभव रहा है टीचिंग के क्षेत्र में और प्रशिक्षित जो अध्यापक है उनको शिक्षा सेवा में स्थान दिया जाए। पहले हमने क्या देखा कि अगर जरूरत हो तो राष्ट्रीय जो है जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय विजन माना जाए, नेशनल तरीके से देखा जाए। इसके साथ ही साथ में इसमें अगर जरूरत हो तो एक्ट भी बनाया जाए, राष्ट्रीय एवं राज्य एक्ट। इसके साथ ही साथ में जो कार्यभार है स्कूल का या विद्यालय का उसको एनसीईआरटी को सौंपी जानी चाहिए और साथ ही साथ में अनुभव एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक, इसके साथ ही बात की जाए, इसके साथ यही दिक्कत रहता है यार। चलिए हमने कहाँ पे देखा था। देखिए हमने यहाँ पे देख लिया था, माध्यमिक शिक्षा भी संशोधित त्रिभाषा सूत्र भी हमने देख लिया था, खंड भी देख लिए थे हमने। हाँ ये ठीक, अभी हमने देख लिया था अनुभवी शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब रचना की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद होता तो अच्छी बात है। जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर जो है 1 से 3 वर्ष की अवधि दिया जाए। निम्न प्राथमिक शिक्षा अवधि पर 4 से 5 वर्ष की अवधि तय की गई थी। और वहीं उच्च प्राथमिक शिक्षा पर जो है 3 से 4 वर्ष, और माध्यमिक शिक्षा में जो है समानतः बच्चा जो है वो 2 वर्ष यहाँ पे रहेगा। ठीक, अभी हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमारा क्लास जो है, जैसे कि एलकेजी यूकेजी हम क्या पढ़ते हैं अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है कि 1 वर्ष हम एलकेजी पढ़ेंगे, फिर यूकेजी पढ़ेंगे, फिर 1 से 5 जो है वो प्राथमिक होगा, फिर माध्यमिक जो है 6 से 8 होगा, फिर उच्च माध्यमिक क्या होगा 9 से 10, 2 वर्ष इसका होगा। फिर इसके बाद स्नातक आ जाएंगे 3 वर्ष का या 4 वर्ष का स्नातक हो जाएगा। इसके बाद परास्नातक जो है वो 2 वर्ष का हो जाएगा। इसके बाद अगर पीएचडी कोई करना चाहते हैं तो उसको जो है इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है वो लागू की गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे बात किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा व्यवसाय पर 2 से 3 वर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इसके साथ ही साथ में उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर जो होगा वो 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष कला विज्ञान कॉमर्स के लिए। माफ कीजिएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो 2 वर्ष के लिए होगा। स्नातक जो है ये 3 वर्ष कला विज्ञान कॉमर्स के लिए, या फिर स्नातक एक 4 वर्ष का भी होगा जो कि मेडिकल यानी एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए 4 वर्ष का स्नातक होगा। और स्नातक मुख्यतः जो है 2 से 3 वर्ष का मान सकते हैं। और शोध कार्य यानी पीएचडी जो कर रहा है 3 वर्ष पीएचडी। अब तो 5 वर्ष भी कर दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 वर्ष पीएचडी के लिए यहाँ पे बताया गया था। ठीक, तो इसको हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्य एवं कार्य को देखेंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य एवं कार्य क्या था? पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। पहला क्या था कि शिक्षा द्वारा जो है प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करना, विज्ञान विषय को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए, साथ ही में ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण का कार्य दिया जाए जिनको अनुभव हो, और शिक्षा को व्यावसायिक अंग बनाया जाए। जो भी शिक्षा प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर दी जाए उसमें तकनीकी विज्ञान पर बल दिया जाए। देखिए कुल मिला के जो हेर फेर है जो वो शब्दों का ही है, वर्ड का ही है। अगर आपने मेनली समझ लिया है तो आप अपने वर्ड में भी अपनी भाषा में भी आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने की पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लिया, जैसे कि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना, विज्ञान को जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाना, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण कार्य देना जिनको अनुभव हो, साथ ही साथ में व्यावसायिक अंग बनाना शिक्षा को, इसके साथ ही साथ में तकनीकी और विज्ञान पर बल देना। तो ये कहीं ना कहीं ये इसके उद्देश्य एवं कार्य है। इसको हम लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे, ये हो चुका है हमारा। अगला हमारा है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, जिसमें कहा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। इसके साथ ही साथ में सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्तर पर विकास करके चरित्र का निर्माण किया जाए। ठीक, विद्यालय की शिक्षा में पाठचर्या संबंधी सुझाव क्या थे? पहला था पाठचर्या संबंधी सुझाव कि पाठचर्या बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हो, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा के पाठचर्या पूरे देश में समान हो, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में कोई और पाठचर्या चल रही है और साउथ इंडिया में कोई और पाठचर्या।
व्यावसायिक पद की पाठचर्या स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। यानी मान लीजिए जैसे आप केरला में करेंगे तो उनका जो व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए वो उनके समाज के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप व्यावसायिक शिक्षा पर कोई पढ़ा रहे हैं, कोई लेख बता रहे हैं, तो वो उनके सामाजिक परिवेश के हिसाब से होना चाहिए विशेष तौर पर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट यहाँ पे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या में क्या बताया गया है। इस स्तर पर बच्चों को खाने पीने कौशल, सृजनात्मक कार्य, सामाजिक व्यवहार तरीके जो हमने पढ़ ही लिया था। निम्न प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या में हमने क्या देखा था कि व्यवहारिक, गणित, सृजनात्मक क्रियाएं, भौतिक, पर्यावरण, इस तमाम प्रकार की चीजों को हमने देखा था। और उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर हमने क्या देखा था, ये चीजें रिपीट हैं। इसमें बच्चों के लिए मात्र भाषा, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक स्तर की शिक्षा विकसित की जाए। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद हमने देखा था, बात करें इसमें हम कि उच्च माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या में हमने क्या देखा था। इस पाठचर्या में निम्न निम्न नियमों को जो है स्थान दिया गया है। पहला है कि कोई दो आधुनिक भारतीय संघीय भाषा है, जिनको हमने ऑलरेडी देख रखा है। तीसरी भाषा या तो इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, गणित, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र से होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में से एक हो। और साथ ही साथ में अतिरिक्त अनिवार्य भाषा कार्य अनुभव, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज सेवा से संबंधित होनी चाहिए। जो अतिरिक्त भाषा है, और उन्होंने यहाँ पे जो हमने देखा भी था इसके पहले भी, उच्च माध्यमिक शिक्षा पाठचर्या जो होनी चाहिए इसमें क्या होनी चाहिए कि कोई दो आधुनिक भारतीय संघीय भाषाएं होनी चाहिए। और अगला जो भाषा होनी चाहिए वो तो हमारी किसी सब्जेक्ट से संबंधित भाषा होनी चाहिए, या तो वो इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, गणित हो। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है इसका हेडिंग अलग था, इस वजह से पेपर में कई बार आता है, तो चीज़ें वही घुमा फिरा के आपको लिखनी है। मनोविज्ञान या जीव विज्ञान में से हो, और साथ ही साथ में कार्य अनुभव, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज सेवा से संबंधित भाषा भी होनी चाहिए। अरे यार, चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिभाषा सूत्र में 1956 में जो है जब आया, तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपने 23वें बैठक में किया गया था त्रिभाषा सूत्र। इसमें क्या कहा गया था कि मातृभाषा जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक हो, राष्ट्रभाषा जो संघ की हिंदी अंग्रेजी हो, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कोई आधुनिक या शास्त्रीय भाषा जो पहले दो में से न ली गई हो। इस तरीके से हमने पढ़ भी रखा है। पाठ्य पुस्तक संबंधी क्या सुझाव दिए गए थे। एनसीईआरटी को जिम्मेदारी दी जाए पाठ्य पुस्तक की। ठीक है। साथ ही साथ में शिक्षा मंत्रालय पाठ्य पुस्तकों को विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी निर्माण हेतु एक स्वायत्त संस्था का गठन करें। क्या बताया गया कि एनसीईआरटी को पहली बात तो जिम्मेदारी दी जाए। दूसरा क्या है कि शिक्षा मंत्रालय पाठ्य पुस्तकों को विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी निर्माण हेतु एक स्वायत्त संस्था का गठन करे। किसी ऐसी संस्था का गठन करे जिसमें जो है विज्ञान एवं तकनीकी निर्माण हेतु विज्ञान एवं तकनीकी को भी जो है पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु किसी संस्था का गठन की बात यहाँ पे कही गई थी। ठीक। अब साथ ही साथ में अगला सुझाव क्या दिया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पुस्तकों का उपयोग किया जाए, और साथ ही साथ में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, परीक्षण, मूल्यांकन राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है। यानी जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण है या परीक्षण या मूल्यांकन है वो किसका होना चाहिए, उत्तरदायित्व राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। विद्यालय संबंधी सुझाव क्या दिए गए थे। देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, का पुनर्गठन किया जाए। कुल 1/3 सदस्य विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होने चाहिए। यानी आप यूजीसी का अगर गठन कर रहे हैं तो उसमें शिक्षकों की अहम भूमिका तो होनी ही चाहिए। यानी 3 सदस्य ले रहे हैं तो उसमें से एक सदस्य जो है एक सदस्य जो है आप विश्वविद्यालय से लीजिए, क्योंकि शिक्षकों को जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनुभव होती है कि शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। 1/3 सदस्य जो है विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके साथ ही साथ में कृषि, मेडिकल, इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय आयोग की भांति अलग संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है। तो संस्थाओं की भी बात यहाँ पे बताई गई है कि संस्थानों को भी स्थापित किया जाना चाहिए कृषि, मेडिकल, इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए। ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित क्या सुझाव दिए गए थे। यहाँ पे पहला सुझाव था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा नए तत्वों की खोज पर यहाँ पे बल दिया गया था। यानी जो नवीन ज्ञान है, यानी जो विज्ञान में जो चीज़ें आ रही हैं उनको शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए, तथा नए तत्वों की खोज। ठीक है। कुछ नई चीज़ें जो है शिक्षा व्यवस्था में खोजी जाए। इन द सेंस कि
शिक्षा को हम किस तरीके से जो है कन्वे कर सकते हैं स्टूडेंट को, ये नए तरीके से टेक्नोलॉजी को साथ मिलाकर, या फिर जैसे आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें लैपटॉप का भी यूज़ है, इसका भी यूज़ है, तो इस तरीके से इसमें जो है टेक्निकल चीज़ें भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में जोड़ी जाएं। इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों में उनके द्वारा उचित मान्यताओं और दृष्टिकोणों का विकास करना तथा राष्ट्रीय चेतना का विकास करना भी इसका उद्देश्य था। इसके साथ में कृषि चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों के लिए कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। क्या कहा गया कि कृषि चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी एवं अन्य क्षेत्रों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए। ये कुछ कुछ इसके सुझाव थे। ठीक, वही देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको जल्दी देखेंगे कि व्यवसायिक एवं तकनीकी संबंधी सुझाव क्या दिए गए थे। व्यवसायिक पर यहाँ पे ध्यान दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर 85% माध्यमिक स्तर पर और 25% उच्च माध्यमिक स्तर पर, साथ पर 50% छात्रों को व्यवसायिक वर्ग में लाया जाए। यानी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है व्यवसायिक वर्ग जो है उनको लाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमने हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये एक पुरानी पद्धति पर चली आ रही है और एक समान से तरीके से, उसमें ना विज्ञान का बहुत ज़्यादा कोई रोल है, ना हम किसी व्यवसाय पर विशेष तरीके से फोकस कर सकते हैं, बिजनेस पर कोई आइडिया देते हैं। तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए, इसका मेन उद्देश्य था। इन्होंने ये दिया था सुझाव। सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, यानी सैद्धांतिक बल को यहाँ पे हम देंगे ही, साथ में इसके साथ में व्यवहारिक बल पर हम यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान पर भी जो है विशेष बल देंगे। ठीक, यानी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो है। वहीं बात करें कि नारी शिक्षा के संबंध में सुझाव की बात यहाँ पे की गई कि प्राथमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए 20 वर्ष के अंदर खोले जाएं, जिससे प्रत्येक बालिका को विद्यालय सुलभ हो सके। माध्यमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए समान होना चाहिए तथा माध्यमिक विद्यालय इस प्रकार खोला जाए कि बालक बालिका का अनुपात 2:1 हो। यानी अगर बालिका 2 रही हैं तो बालक अगर बालक और बालिका का अनुपात 2:1 हो। अगर कम से कम अगर 2 बालक आ रहे हैं तो बालिकाएं कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पे जैसे इस तरीके से उन्होंने सुझाव जो दिया था, इसको हम अभी हम दोष, गुण और दोष यानी मेरिट एंड डिमेरिट जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये चीजें हम देखेंगे। जब आप एक तरफ समानता की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप ये भी बता रहे हैं कि बालक का अनुपात अगर 2 हो तो बालिकाओं का अनुपात 1 होना ही चाहिए, तो 2:2 का है, 1:1 करिए आप इसको। ठीक, इस तरीके से हम डिमेरिट के अंतर्गत इसको देखेंगे। और प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव क्या दिए गए थे, यानी जो एजेड है, ठीक, जिनकी उम्र ज्यादा है, केंद्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का गठन किया जाए। इसके साथ में इसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा संबंधी परामर्श देना, नीतियों योजनाओं का निर्माण करना है। और साथ में केंद्र की भांति प्रांत में राज्य पोषण शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसका उत्तरदायित्व है कि पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की जांच कर सके। ठीक है, क्या बताया गया है कि केंद्र की भांति प्रांत में राज्य पोषण शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए, यानी राज्य में भी स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका उत्तरदायित्व क्या है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन की जांच कर सके। इसके साथ में वैसे शिक्षा संकायों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें 15 से 30 वर्ष की आयु वाले जो कि शिक्षा की प्राप्त कर ली है, यानी ऐसे शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें 15 से 30 वर्ष की आयु वाले जो कि शिक्षा प्राप्त कर ली है, उनके लिए भी विशेष तौर पर उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। कई बार क्या देखते हैं कि आप गाँवों में इलिटरेट यानी अनपढ़ लोग होते हैं जो अपना सिग्नेचर भी नहीं जानते, तो उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए कि अपना चीज़ें समझ सके, अगर कोई चीज़ें हैं, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं, अपना सिग्नेचर बना सके, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान ये किया गया था। तो हमने क्या देखा कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का गठन किया जाना चाहिए। इसका जो है मेन कार्य क्या होगा कि नीतियों का निर्माण करना, परामर्श देना, और साथ में केंद्र की भांति राज्य में भी पोषण शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए और ऐसे शिक्षा संकायों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें 15 से 30 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति भी शामिल हो जो कि शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, इस तरीके से ये सुझाव आपके दिए गए थे। शैक्षिक अवसरों की समानता संबंधी सुझाव की बात करें, कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, इसमें यह बात कही गई थी। और साथ ही साथ प्राथमिक स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों व लेखन सामग्री को निःशुल्क कर दिया जाए, ये बात भी कही गई थी। और माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क किया जाए। ये 3 सुझाव दिए गए थे, कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और
प्राथमिक स्तरों पर पाठ्य पुस्तक और लेखन सामग्री निःशुल्क। इसके साथ ही साथ में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धर छात्रों के लिए निःशुल्क जो है कर दिया जाए, या फिर स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो आगे की शिक्षा भी यहाँ पे ग्रहण कर सके। अब आइए देख लेते हैं मेरिट एंड डिमेरिट, लास्ट हमारा है। गुण क्या है हमारे, कि नीति निर्धारण तत्वों का निर्माण करना, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बखूबी इनके गुणों के अंतर्गत जोड़ा जाता है। शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन किस प्रकार से किया जाए, इसमें भी ये बात कही गई है। शिक्षा के समयानुकूल व्यापक उद्देश्य, इसमें व्यापक उद्देश्य भी है, ठीक है। ब्रॉडर एरिया भी आप देखेंगे ध्यान से कि बड़ा एम लेके चल रहे हैं, ठीक है, बड़े एम लेके चल रहे हैं। भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे कि आप उसको लिख सकते हैं कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करके भविष्य के जो है भविष्य को देखा जाता है। आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की बात भी कही गई है इसके अंतर्गत। कृषि शिक्षा एवं नीति व्यवस्था पर भी बात कही गई है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है, सभी को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तबके के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में समयानुकूल सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। यही हमने क्या देख लिया, गुण मेरिट। निधि निर्धारण तत्वों का निर्माण करना, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन, शिक्षा के समयानुकूल व्यापक उद्देश्य हैं, प्राथमिक शिक्षा पर समग्र रूप से विचार किया गया है, आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की बात कही गई है, और कृषि शिक्षा की नीति व्यवस्था पर बल दिया गया है, बात कही गई है, और शैक्षिक अवसरों की समानता पर बात के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में समयानुकूल सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों की बात करें तो शिक्षा की उलझी हुई प्रणाली की बात यहाँ पे आपको दिखेगी, किस तरीके से शिक्षा की उलझी हुई 2 से 3 वर्ष, 3 से 2 वर्ष, उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आता, ठीक है। वर्तमान व्यवस्था से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उलझी हुई प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर अनावश्यक व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्देशन दिए गए हैं, प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, आप उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर माध्यमिक स्तर के हायर एजुकेशन पर जो है पढ़ाइए, ठीक है। फिर स्नातक के स्तर पर भी आप जो है व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं, जबकि प्राथमिक स्तर पर भी यहाँ पे बात कर दी गई है। त्रुटिपूर्ण भाषा नीतियां यहाँ पे अपनाई गई हैं। बजट संबंधी दोष है, 6% तो कोई एकाएक तो कर नहीं देगा, 1%, 2% होता है, ठीक है। तो एक बजट संबंधी दोष भी यहाँ पे बताया गया है। और माध्यमिक शिक्षा पर विरोधाभास विचार भी आपको यहाँ पे दिखेगा। एक तरफ तो कहते हैं माध्यमिक शिक्षा पर ये होनी चाहिए, और वहीं दूसरा तरफ उसका कॉन्ट्रेडिक्शन जो है लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गुण और दोष देख लिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। तो आगे का वीडियो हमारा जो है वो जल्दी आएगा, ठीक, आगे का वीडियो। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हमारा बेटर तरीके से हो। अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ हो तो आपको किसी भी तरीके से समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आपको मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा, उसके माध्यम से ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।